हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो नोट्स है मैंने आप लोगों को भेज दिया था और आज मुझे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि वो उसमें एक्चुअल में होता क्या और क्यों होता है। ये देखिए, आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब ये कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन कराकर आरएनए का फॉर्मेशन कर लिए थे, आपने ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन किया, ठीक है, इससे आरएनए का फॉर्मेशन किया, लेकिन ये आरएनए प्री आरएनए होता है। प्री आरएनए का मतलब ये होता है कि इसका प्रोसेसिंग होना होता है। अब प्री आरएनए से मतलब अब ये हो सकता है कि प्री आरएनए प्री मैसेंजर आरएनए हो सकता है कि ये प्री टी आरएनए हो सकता है कि ये प्री राइबोसोमल आरएनए हो। तो फिर प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों है? देखो, प्रोसेसिंग इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि उसकी संरचना, देखो जैसे कि मैसेंजर आरएनए की हम बात करेंगे, है ना। अगर मैं बैक्टीरिया के केस में बात करूंगा प्रोकैरियोटिक की, तो बैक्टीरिया केस में मैसेंजर आरएनए का प्रोसेसिंग नहीं होता है ना। बाकी टी आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का उसमें भी प्रोसेसिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना, क्योंकि ये जो आरएनए बनता है तो उसकी संरचना या उनकी कन्फर्मेशन वैसी नहीं होती है जिसमें वो एक्टिव रह सके या उसमें वो आगे कार्यरत या वो आगे फंक्शन कर सके, है ना। तो इसलिए प्रोसेसिंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसका, अगर हम यूकैरियोटिक रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन तभी हो पाएगा, खास स्पेशली मैसेंजर आरएनए का, जब उसमें कैपिंग और पॉली ए टेल ऐड होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ यहाँ पे जो डीएनए से आरएनए बन जाता है उससे ही आगे चलकर वो पूरा फंक्शन करेगा, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा आरएनए बन रहा है और कैसा बन रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा प्रोकैरियोटिक की, है ना, तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये डीएनए है ना। अब ये डीएनए से आरएनए बन रहा है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मान लेते हैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है और ये आरएनए का फॉर्मेशन करवा रहा है, ठीक है, ये आरएनए बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है। तो इसके केस में क्या होता है, अगर ये आरएनए मैसेंजर आरएनए का था, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक केस में आप पढ़े होंगे आरएनए पॉलीमरेज जो था वो मैसेंजर आरएनए भी बना सकता है, टी आरएनए, ये सब बता चुका हूँ मैं, टी आरएनए भी बना सकता है और राइबोसोमल आरएनए भी बना सकता है। हमारे केस यानी यूकैरियोटिक केस में तीनों के लिए अलग एंजाइम होते हैं। अगर मैसेंजर आरएनए बना रहा है तो इस केस में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ नहीं रहता है कि ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। ट्रांसलेशन कौन करवाता है? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम अटैच होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे राइबोसोम अटैच हुआ, ठीक है, राइबोसोम अटैच हुए और इन लोग क्या चालू कर देते हैं बनाने के लिए? प्रोटीन, यानी कि समझते हो ना, मैसेंजर आरएनए कोड लेके आ रहा था डीएनए से, है ना, और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन चालू कर दिए, ठीक है। तो ये जो था आपका प्रोटीन बन रहा था, या पेप्टाइड ही बोलो, और ये आरएनए था आपका, ये आरएनए था। कौन सा आरएनए? प्रोटीन बना रहे तो मैसेंजर आरएनए। यानी कि प्रोकैरियोटिक के केस में मैसेंजर आरएनए कंप्लीट बना नहीं रहता है और आपका प्रोटीन फॉर्मेशन चालू हो जाता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक के केस में अगर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हुआ नहीं रहता है कि वहाँ पे ट्रांसलेशन का भी प्रोसेस चालू रहता है। ट्रांसलेशन मतलब व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। इसलिए मैसेंजर आरएनए का प्रोसेसिंग प्रोकैरियोटिक केस में नहीं होता, जबकि टी आरएनए राइबोसोमल आरएनए केस में होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोमल आरएनए में कटिंग मतलब स्प्लाइसिंग होना होता है, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस काम की है तो उसे हटाना पड़ता है। टी आरएनए में लूप स्ट्रक्चर बनता है, आप लोग देखे होंगे टी आरएनए के स्ट्रक्चर्स, है ना, इस प्रकार से रहता है। टी आरएनए में ऐसा आप पढ़े होंगे, इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स इसके रहते हैं। तो जो लूप स्ट्रक्चर जो होते हैं, है ना, उसका सब मॉडिफिकेशन जो होना रहता है, इसलिए प्रोसेसिंग का काम होता है ना। लेकिन मैसेंजर आरएनए केस में बैक्टीरिया में प्रोसेसिंग नहीं होता, है ना। अब आप पढ़ते हो कि यूकैरियोटिक केस में होता है ना। तो देखो, यूकैरियोटिक मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोसेसिंग जो है बैक्टीरिया के केस में बात करूंगा, प्रोकैरियोटिक केस में तो प्रोसेसिंग सिर्फ टी आरएनए
एंड राइबोसोमल आरएनए का होगा। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक के केस में बात करूंगा तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का भी होगा, टीआरएनए का भी होगा और राइबोसोमल आरएनए का भी होगा। अब आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, इसमें एक ही का प्रोसेसिंग दिया है, वो है मैसेंजर आरएनए, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में दिया है, यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में दिया है। तो आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक कि देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई, चाहते तो इन पांचों का दिखा सकते थे, है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक के 2 केस, यूकैरियोटिक के 3 केस, बट इन्होंने स्पेशली मैसेंजर आने वाले पार्ट को बढ़ाया है क्योंकि इसके जस्ट बाद आप पढ़ने वाले हो जेनेटिक कोड और उसके बाद ट्रांसलेशन, जो कि मेजर मॉलिक्यूलर पार्ट को समाप्त कर देगा आपका, है ना। तो आपको समझना होगा कि मैसेंजर आरएनए क्यों इंपॉर्टेंट था, है ना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लेके आता है डीएनए से, इसीलिए मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड चीज़ों को एनसीईआरटी ने भी क्लियर किया है, मतलब एनसीईआरटी में भी उस चीज़ को दिया है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ था ऐसा हम जो नोट्स में पढ़े थे, आपको दिया गया था नोट्स, चलो देख लेते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग मैंने अभी बताया। यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, ये सॉरी प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं पहले, तो इन प्रोकैरियोटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशन अक्कर साइमल्टेनियसली, बताया था मैं, आप देखे होगे डायग्राम बना के बताया था कि जो राइबोसोम अटैच्ड रहता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो नहीं रहता है कि राइबोसोम अटैच होकर प्रोटीन का सिंथेसिस चालू कर देता है, साइमल्टेनियसली होता है। थस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स अंडरगो लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, कुछ एक्सेप्शनली केस में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट प्री टीआरएनए एंड प्री राइबोसोमल आरएनए अंडरगो प्रोसेसिंग लाइक क्लीवेज एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। अभी मैं आप लोगों को बताया था कि मॉडिफिकेशन के लिए इनमें हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट। देखिए, डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट का मतलब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ये जो अगर हम बात करेंगे डिफरेंट कंपार्टमेंट केस यानी यूकैरियोटिक के केस में, तो क्या होता है देखिए, यूकैरियोटिक में क्या होता है, जैसे सेल है ना, सेल और ये न्यूक्लियस बनाया है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन बाहर होता है। तो मैसेंजर आरएनए या आरएनए जो यहाँ पे बन रहे थे, कहाँ पे बन रहे थे, इस जगह पे बन रहे थे, उसको यहाँ ट्रैवलिंग करके यहाँ आना होगा और यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होने वाला है। किसका फॉर्मेशन होने वाला है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपार्टमेंट में 2 चीज़ हो रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस में होता है, प्रोसेसिंग कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट, फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग न्यूक्लियस में होता है, भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट। Transcription take place in nucleus, whereas translation take place in cytosol. In eukaryotic, pre-RNA processing occur for pre-ribosomal RNA, pre-tRNA and pre-messenger RNA। आपको जो बताया मैंने वही चीज़ इसमें भी बताया है। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या है, देखो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसको कह रहे हैं, इसको समझ लो आप। मतलब जो डीएनए से पहला ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में, है ना, जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज था, है ना, बाइंड किया और यहाँ पे आपका आरएनए का फॉर्मेशन किया,
तो जो आरएनए जो स्टार्टिंग में जो बनता है ना उसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग होना होता है ना, इसलिए इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या क्या पढ़ते हो, देखो आप पढ़ते हो एक यूकैरियोटिक का केस पढ़ते हो, एक पढ़ते हो प्रोकैरियोटिक का केस पढ़ते हो, ठीक है। मैं यूकैरियोटिक में आप लोगों को बताया कि टीआरएनए का भी होता है, मैसेंजर आरएनए का भी होता है और राइबोसोमल आरएनए का भी होता है। प्रोकैरियोटिक में बताया कि सिर्फ राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का होता है, मैसेंजर आरएनए का नहीं होता है, याद रखना प्रोकैरियोटिक केस में प्रोसेसिंग, ठीक है। अनप्रोसेस्ड प्री मैसेंजर आरएनए, अनप्रोसेस्ड प्री मैसेंजर आरएनए इज नोन एज HNRNA। HNRNA हेटेरोजेनियस न्यूक्लियस आरएनए भी कहते हैं। नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिलता है कि HNRNA का प्रोसेसिंग, HNRNA लिखा था हेटेरोजेनियस न्यूक्लियस आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए। देखिए है क्या, सिंपल सा बात है कि यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में जिसमें मैसेंजर आरएनए का प्रोसेसिंग होना होता है, प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए बोल रहा हूँ मैं, अनप्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए को बोल रहा हूँ मैं। तो उस अनप्रोसेस्ड प्री मैसेंजर आरएनए को ही हम क्या कहते हैं, HNRNA कहते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA में आप क्या क्या पढ़ते हो, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम टेलिंग, स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग को एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बस मैं यहीं पे इसको बोल के ख़त्म कर देता हूँ एक लाइन में। एडिटिंग का मतलब ये है कि कुछ मैसेंजर आरएनए जो कि हमारे बॉडी में, देखो एक सेल में जो डीएनए है, जीनोम है, वो तो हमारे पूरा बॉडी में भी है। एक भाई हम सिंगल एग और स्पर्म के ही तो क्लीवेजेस से बने हैं, है ना, जाइगोट बने, उनको क्लीवेज हुआ, उसी से हमारा पूरा डेवलपमेंट हुआ है। तो पूरे जगह पे वही डीएनए और वही जीन है, लेकिन एक ही जीन के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन करते हैं, कुछ लीवर पे तो कुछ अलग मसल्स पे अलग काम करेंगे, है ना। तो ऐसे प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए आरएनए में कोई चेन में क्लीवेज हो जाएगा या फिर उसमें कुछ एडिशनल सीक्वेंस ऐड हो जाएगा, एडिशन या डिलीशन, जिससे क्या हो जाएगा, कुछ स्टॉप कोडॉन बन जाएंगे और वो कंप्लीट चेन, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक आरएनए बना, ठीक है, इसका मुझे कंप्लीटली प्रोटीन बनाना था। तो यदि सेम आरएनए में सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ क्लीवेज कर दूँ मैं, मतलब ऐसा चीज़ कर दूँ कि प्रोटीन जो है सिर्फ यहीं तक का बने, ठीक है, और एक केस में प्रोटीन जो है पूरा बने, तो दोनों के कन्फर्मेशन में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आरएनए एडिटिंग होता है। आरएनए में मान लें आप स्टॉप कोडॉन में डाल दूंगा, ठीक है, तो भी आप पढ़ोगे जेनेटिक कोड समझ आ जाएगा स्टॉप कोडॉन, इनिशियल कोडॉन क्या होता है। तो कोडॉन अगर मैं स्टॉप कर दूंगा तो प्रोसेसिंग रुक जाएगी, और नहीं करूँगा तो फिर लंबा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आरएनए एडिटिंग का पार्ट था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा लॉजिक है, आरएनए एडिटिंग में क्या होता है, कांट छाट आप करते हो ना, बस वही एडिटिंग है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे बॉडी में होता है, याद रखना, इतना याद रखना। बताने का मकसद ये था कि आपको मालूम होना चाहिए हमारे बॉडी में बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल में जो प्रोसेस है बहुत ही स्पेसिफाई है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाई। मतलब आप सिर्फ 10% ही पढ़ रहे हो, 10% भी नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना। मतलब ये तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ मॉलिक्यूलर का, जब आप आगे के क्लासेस में जाएंगे तो पता चलेगा इतना ब्रॉड इनका एरिया है मॉलिक्यूलर का, है ना, कि हर चीज़ों में एक कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोसेस, कई प्रकार के एंजाइम्स, कई प्रकार के प्रोटीन आप सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके बुक में आरएनए एडिटिंग नहीं दिया हुआ है। देखिए 5 प्राइम कैपिंग से स्टार्ट करते हैं। 5 प्राइम कैपिंग में क्या होता है, देखिए 5 प्राइम कैपिंग में एडिशन ऑफ ए कैप एट 5 प्राइम एंड, ठीक है। कैप मतलब क्या होता है, उस कैप में, कैप का मतलब है मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, MGPP लिखते हैं। देखो सीधी सी बात है, 5 प्राइम में ना 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है। उस फॉस्फेट में एक फॉस्फेट निकल जाता है और उसमें एक GTP पढ़े हो ना, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ऐड होता है। उसके ऐड होने के बाद उसके किसके, गुआनोसिन के, अब सीधी बात न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हो आप, उस न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजन बेस होगा, यानी ग्वानिन जो होगा, ग्वानिन के 7 प्राइम, अब पूरा मैं इसलिए बोला था मॉलिक्यूलर पढ़ना है तो स्टार्टिंग एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया हूँ, याद कीजिए,
न्यूक्लियोटाइड से पहले नाइट्रोजन बेस पढ़ा हम, याद कीजिए। तो 7 प्राइम में क्या था, याद करो, प्यूरिन के 7 प्राइम में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना। तो यस, उस 7 प्राइम में एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, उसी को हम कैपिंग कह देते हैं। तो ये जो तरीका जो लिखा रहता है उसमें, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है M7, अब आपको लगेगा अरे यार ये M7G क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जी मतलब ग्वानिन है, ठीक है। अब ग्वानिन का स्ट्रक्चर याद कर लो, प्यूरिन के स्ट्रक्चर में ग्वानिन कैसे था याद करो। अब उसके 7 प्राइम में कौन जुड़ गया, मेथियाइल ग्रुप जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, ठीक है। तब हमसे कैपिंग कहती है, एकदम सिंपल सा था, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पे पहले स्टेप में देखिए आप, देखो जो RNA का जो फॉर्मेशन होता है हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम हुआ था, और हम बताया 3 फॉस्फेट होता है, उसका बाकायदा यहाँ पे नामकरण कर दिया गया, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब सबसे पहले उसमें से एक फॉस्फेट को निकाल देते हैं, कौन सा फॉस्फेट को, गामा फॉस्फेट को निकाल देते हैं। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग के एग्जाम में आया, मान लो रिटर्न एग्जाम में, तो आप ये पहला डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये वाला पहला, इसके बाद सीधा सीधा भी ये बना दोगे, रोल खत्म, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में हुआ कैसे। आपको तो सीधा 5 प्राइम में ना, अगर ये सब भूल भी गए ना, तो एक ऐसा करके एक RNA बनाए, ऐसा करके RNA बनाए, और उसमें एक छोटा सा 5 प्राइम में कैप बना दिए और लिख दिए 5 प्राइम कैप, तो भी वो आपको सही देगा, क्योंकि आपके लेवल में इतना ही दिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान मत होना कि कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा भूल गए, तो कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। 5 प्राइम में गोल गोल से टोपी पहना दीजिए, मतलब गोल सर्कल बना दीजिए और लिख दीजिए 5 प्राइम कैपिंग। बस ये याद होना चाहिए कि उसमें क्या ऐड हुआ था, तो ये मैं लिख दिया हूँ, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपने उसमें क्या किया था, ऐड किया था। एंजाइम का नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ग्वानिलिल ट्रांसफरेज और ग्वानिन 7 मेथिल ट्रांसफरेज, ठीक है। 7वां पोजीशन मेथिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है ना, इसलिए 7 मेथिल ट्रांसफरेज। मैंने आप लोगों को सब चीज़ एंजाइम में पढ़ाया था कि कहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसीलिए पहले से मैं क्लियर करा लिया था बायोमोलिक्यूल्स में, एंजाइम के नाम से डरना नहीं, घबराना नहीं करके। तो देखिए 5 प्राइम में क्या हुआ था, 5 प्राइम में 3 फॉस्फेट था, है ना, उसमें से एक फॉस्फेट अपन ये वाला निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पे GTP है, ठीक है, क्या है ये, GTP को हमने ऐड करवाया। तो उसमें से देखिए कलर को आप समझना, है ना, मैंने 2 फॉस्फेट यहाँ से इसका निकाला है, ये दोनों को इसका निकाल दिया, तो बच्चा क्या था, कितना, 1, और वो जाके इससे ऐड हो गया। तो दो कलर से आप भी समझ सकते हैं कि किसका कौन सा पार्ट निकला। तो पोजीशन में बोलूँगा तो ये अल्फ़ा बीटा गामा इसका था, इसका अल्फ़ा बीटा गामा इधर से था, तो ये अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा पोजीशन आपको दिखेगा। इतना मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को, आपके एंजाइटी लेवल उतना नहीं है। बस आपको याद रखना है कि GTP आपने ऐड करवा दिया। उसके बाद GTP के जो ग्वानिन थे उसके 7 प्राइम पे आपने किसको ऐड कर दिया, आपने मेथिल ग्रुप को ऐड कर दिया, दैट इज कैपिंग, खत्म कहानी, ठीक है। अब कुछ एडवांस लेवल में, जैसे कि अगर मान लो आपने एडिशनल न्यूक्लियोटाइड, देखो 5 प्राइम में आपने एक एडिशनल, यानी कि एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड ऐड किया था, उसमें जब आप कैपिंग कराते हो तो ये होता है 0 कैपिंग। अगर मेरे मैसेंजर RNA का जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड उसमें कैपिंग होता है तो होता है कैप 1, और यदि सेकंड वाले में कैपिंग होता है तो हम उसे बोलते हैं कैप 2, ठीक है। अच्छा याद रखना, जो एडिशनल न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है, जैसे कि ग्वानिसिन आके जुड़ा था, है ना, GTP आके ऐड हुआ था, तो फ्री था, इसलिए उसके नाइट्रोजन बेस पे कैपिंग कराए थे। लेकिन जो मैसेंजर RNA का जो न्यूक्लियोटाइड था उसके शुगर में, अब याद कीजिएगा शुगर का स्ट्रक्चर पढ़े हो आप, है ना, शुगर में RNA के केस में OH होता है, 3 प्राइम में OH भी होता है, 2 प्राइम में भी OH होता है। तो इस 2 प्राइम OH के साथ कौन ऐड हो जाता है, मेथिल ग्रुप ऐड हो जाता है। इसी के साथ कौन ऐड होता है, मेथिल ग्रुप, इसी OH से रिएक्ट करके यहाँ पे ऐड होता है मेथिल ग्रुप, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 प्राइम मेथिल लिखा हुआ है, और वहाँ पे आप लिखे थे 7 प्राइम मेथिल, है ना, तो 7 प्राइम नाइट्रोजन बेस का था, इसलिए G पे बनाया था मैं, ठीक है। फंक्शन कैपिंग मतलब इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट मैसेंजर RNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, मैसेंजर RNA को डिग्रेडेशन से बचाता है। इट टू प्रोवाइड ए राइबोसोम बाइंडिंग साइट,
ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और इससे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। उसके बाद अगला है टेलिंग, टेलिंग एट 3 प्राइम एंड्स। देखिए, अब टेलिंग का मतलब क्या हुआ कि अब कैपिंग तो आपने बना चुका था, ये कैप तो आप पहले बना चुके हो, है ना, कैप तो पहले से बना लिए थे। टेल 3 प्राइम में होगा, इस तरफ होगा, है ना, उसमें पॉली ए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और लगातार 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड तक का ए यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ऐड करते जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन ऐड करते जाता है, उसी का हम बोल देते हैं टेलिंग। आप सोच रहे होगे क्या काम करता होगा यार ये टेल, तो देखो अगर उसका चैन लंबा हो जाएगा तो सीधी सी बात है उसका रोल होगा स्टेबिलिटी, मैसेंजर आने की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो, ताकि वो दूसरे एंजाइम ऐड होकर वहाँ पे टेल एंड्स पर उसको ब्रेक ना करे। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैसेंजर आने को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रैवल कराना है तो उसके लिए भी वो एक रिकॉग्निशन साइट का काम कर सकता है। उसके बाद हेल्प इन ट्रांसलेशन, यूकैरियोटिक केस में हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोम के इनिशिएशन के टाइम पर ये काम करता है। तो आप लोग को बुक में दिया नहीं है, बस हेल्प इन ट्रांसलेशन दे दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। थर्ड है स्प्लाइसिंग। अब देखिए, स्प्लाइसिंग को समझना है तो पहले सबसे पहले सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि मैसेंजर आरएनए जो यूकैरियोटिक के रिस्पेक्टिव जो बनाते हो आप, ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो यूकैरियोटिक के रिस्पेक्टिव आप बनाते हैं, उसमें जो मैसेंजर आरएनए होता है 5 प्राइम 3 प्राइम, उसमें सारे के सारे पूरे मैसेंजर आरएनए का पार्ट जो हैं वो काम के नहीं होते हैं। जैसे सपोज मैं जो नीला रंग से बना रहा हूँ काम का नहीं है। ठीक है, काम करने का मतलब ये है भाई, मैसेंजर आरएनए बना किस लिए रहे थे आप? अब मैसेंजर आरएनए बना रहे थे ताकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो आगे। ट्रांसलेशन मतलब व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य आगे बढ़े, फंक्शन हो, बायोसिंथेसिस हो। लेकिन वो तभी होगा जब मैसेंजर आरएनए में कोडिंग होगा। अब इसमें से ये वाले पार्ट में अमीनो एसिड को कोड करना ही नहीं है, तो जब इनको करना ही नहीं है तो इनको रखने से कोई मतलब तो है नहीं। तो ऐसे जो काम के नहीं थे, कोडिंग सीक्वेंस नहीं थे जिनको, इनका हमने इंट्रॉन बोला। और जिनमें काम की सीक्वेंस हैं, मतलब इसमें देखो मैसेंजर आरएनए अल्टीमेट लेके आ क्या रहा है, डीएनए से कोड लेके तो आ रहा है। कोड मतलब क्या है रे? कोड क्या है? कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्या बोलना चाहिए, स्पेसिफिक अमीनो एसिड का कोड ऑन होता है वो। मतलब ये बोलना चाहिए कि अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड से मान लेते हैं AUG है ना, डीएनए में कहीं भी ये AUG सीक्वेंस है। इसका मतलब ये है जो ये आरएनए लेकर आ रहा है, AUG जो होता है वो मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो वहाँ पे जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा तो इसी को रीड करके वहाँ पे मेथियोनिन अमीनो एसिड आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है वो, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ पे इंट्रॉन वाले केस में क्या है कि वो प्रोटीन के लिए सीक्वेंस कुछ रखा नहीं है, वो मतलब वो पार्ट में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। ऐसा नहीं कि वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पे, है ना, बट उसका रहना वहाँ पे, मतलब उसका रहने से जो इन प्रोटीन जो रेड कलर जो बना हुआ है ये और ये जो मिलकर जो पेप्टाइड रहेंगे उनके स्ट्रक्चर को वो डिफ्रेंशिएट कर देगा, ठीक, अलग कर देगा। इसलिए उसको हटाना जरूरी है ना, क्योंकि उसके रहते हुए ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इंट्रॉन को हटाना, है ना। इंट्रॉन जो है वो सिंपली बताते हो नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए, और एक्सॉन का बताते हो कोडिंग पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो देखिए, स्प्लाइसिंग प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन थ्रू कटिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। ठीक है, पहली बात तो यह है कि स्प्लाइसिंग अभी हम जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इंट्रॉन जो होता है नॉन कोडिंग पार्ट होता है, इसको हटाने का जो प्रोसेस है और एक्सॉन को जोड़ने का जो प्रोसेस उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन और स्प्लाइसिंग एपरेटस। देखिए, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो इंट्रॉन वाला जगह पे, जैसे इंट्रॉन वाला जगह है नहीं, ये इंट्रॉन एक्सॉन वाला जगह है,
तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और उनका बॉन्ड को डायरेक्ट अगले एक्सॉन से बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और इसके बॉन्ड को ब्रेक करके इस चेन यानी आरएनए चेन को हम तोड़ के अलग कर देते हैं। इस प्रकार से आरएनए चेन को तोड़, ये जो दिख रहा है ना, इंट्रॉन को आप ऐसे अलग कर देते हो और एक्सॉन को डायरेक्टली लिंक करके जोड़ देते हो, तो ये आपका इंट्रॉन अलग हो जाता है। ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन था ये। ट्रांसएस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन मतलब व्हाट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो जुड़ता है ना, वो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, पढ़े हो ना। तो वहाँ पे ब्रेक को, बॉन्ड को ब्रेक करना और दूसरे जगह यानी कि इस जगह के बॉन्ड को ब्रेक करके मैं जम करवा दिया यहाँ पे, और यहाँ के बॉन्ड पर क्या करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में दिया है स्प्लाइसिंग एपरेटस, यस, स्प्लाइसिज्म के बारे में दिया हुआ है। स्प्लाइसिज्म क्या होता है, देखिए, एक प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है जो इंट्रॉन को काटने का काम करता है। सिंपल से इतना ही दिया है आपकी बुक में। एसएनआरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी लेवल के बुक में लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 इसका फॉर्मेशन करता है, जबकि हायर क्लास में जाओगे तो उसमें से कुछ ही आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है, अदरवाइज मैक्सिमम को आरएनए पॉलीमरेज 2 बना देता है। लेकिन फिर भी आप लोग के बुक में एनसीईआरटी में आरएनए पॉलीमरेज 3 लिखा है, तो आप उसको याद रखेंगे। एसएनआरएनए जिसका फॉर्मेशन किया था आरएनए पॉलीमरेज 3 ने, और कुछ प्रोटीन मिलकर स्प्लाइसिज्म बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, याद रखना, न्यूक्लियस के बाहर नहीं, है ना। और जिस जगह पे फॉर्मेशन होता है उसको हम काजल बॉडी भी बोलते हैं, काजल बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये हायर क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग के में नहीं, लेकिन आप लोग की बुक में स्प्लाइसिज्म वर्ड मिल जाएगा, इसलिए मैंने काजल बॉडी बताया। जहाँ बनता है उस जगह के लोकेशन को काजल बॉडी कहते हैं। अब देखिए, इंट्रॉन अनवांटेड बेस सीक्वेंस, एक्सॉन यूजफुल बेस सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए, जहाँ से रेड कलर वाला जो दिख रहा है वो इंट्रॉन है, और जो ब्लैक में है वो एक्सॉन है। तो मैं इंट्रॉन को I1 और यहाँ पे I2 लिख देता हूँ, ठीक है, I2 लिख दिया, और एक्सॉन में E1 E2 E3 लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने I1 और I2 को निकाला है, दैट इज स्प्लाइसिंग का प्रोसेस हुआ है वहाँ पे। और जो ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है वो स्प्लाइसियोसोम यानी वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन और एसएनआरएनए का कॉम्प्लेक्स है जो उसको कटिंग करके जोड़ने का काम कर रहा है। आप देख लीजिए इस प्रकार से, है ना। हालांकि ये सिंगल चैन के फॉर्म में जाता है, ये लेरिएंट फॉर्म में जाता है, सर्कुलर ऐसे रहेगा ये ऐसा, है ना। इस प्रकार से वो इंट्रॉन को बाहर कर देते हैं और E1 E2 E3 को हम जोड़ देते हैं। E1 E2 E3 यानी कि एक्सॉन हम जोड़ देते हैं, वही क्या होगा, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर तो यहाँ पे आप लोगों का प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए कंप्लीट होता है, क्योंकि आप लोगों में राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का दिया नहीं है, है ना।